बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। शुरू करते हैं मुन्ना सलाई के एक स्टेटमेंट से। मैं आपको गाहे बगाए ये कहता रहा हूँ और बहुत सारे लोग मुझे ये कहते थे कि ये कैसे हो सकता है। मैं हमेशा ये कहता था कि चौधरी बरादरान कोई भी फ़ैसला नफ़े और नुकसान के बगैर नहीं करेंगे। उनके यहाँ पे सियासत के अंदर फ़ायदा और नुकसान तोला जाता है और इसी बुनियाद के ऊपर चौधरी बरादरान अपनी वफ़ादारी तय करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कभी कोई फ़ैसला ये नहीं कर सकते। जब भी कभी कोई फ़ैसला करेंगे एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से या उनकी मंशा के मुताबिक करेंगे या कम से कम उनकी इजाज़त लेकर फ़ैसला करेंगे। यानी अगर ये पार्टी दो हिस्सों में डिवाइड हुई है तो ये तय किया गया था कि क्योंकि दो लोगों से काम चल रहा था पीडीएम की जो हुकूमत थी उसको बनाने के लिए, तो दो लोगों को उधर जाने दिया गया और दो लोगों को इधर आने दिया गया। इधर आने देने की वजह यह थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरे पाकिस्तान में कोई हुकूमत यानी खैबर पख्तूनख्वा के अलावा ना होती तो इससे ज़्यादा रिएक्शन पैदा होता। और इसका जो रिएक्शन है हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी आ रहा था और ये एक इंतहाई भोंडा और गलत फ़ैसला था। हमजा शहबाज की वज़ारत आला के मामले के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का ये फ़ैसला बहुत गैर मकबूल हो रहा था और इदारों के अंदर भी बेचैनी थी। उस बेचैनी के बाद ये महसूस किया गया कि वहाँ पे बंदा तब्दील किया जाए, लेकिन बंदा लिया गया अपना, यानी परवेज़ इलाही एस्टेब्लिशमेंट के आदमी, ये सब जानते हैं और उनके हमेशा से फ़ौज के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अब मुन्ना सलाई ने एक स्टेटमेंट दिया है जो स्टेटमेंट बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जा सकता है और आने वाले दिनों में आपको और स्टेटमेंट्स भी एक्सपेक्ट करने चाहिए। इमरान खान साहब ने अगर असम्बलियाँ तहलील करनी है तो फौरी तौर पे करें। मैं आपको आज ये कह रहा हूँ, आज आप ये वीलॉग सुन रहे हैं 2 तारीख है दिसंबर की और सुबह का पहला वीलॉग आप सुन रहे हैं और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पे अगर असम्बलियाँ तहलील करनी है तो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना है। इमरान खान साहब इसमें जितनी ताख़ीर करेंगे ये मामला लटकता चला जाएगा। परवेज़ इलाही साहब और मुन्ना सलाई इमरान खान साहब से मिलने आए, वहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद थे और बड़ी ग्रेस शो की उन्होंने। वहाँ जो बातचीत की वो बड़ी अच्छी बातचीत थी। गो कि उनकी ख्वाहिश है कि अगला बजट दिया जाए, तरक्याती काम किए जाएँ और बहुत सारी और चीज़ें। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अगर पंजाब में काम किए होते, ख़ास तौर पे परवेज़ इलाही साहब के दौर में, तो उन्हें फ़िक्र ना होती। ये 4-5 महीने वेले ही रहे हैं। इन्होंने तो सैलाब ज़दगान की भी मदद नहीं की। 5-5, 6-6 घंटों की मीटिंग्स के अंदर सैलाब ज़दगान का तज़किरा तक नहीं हुआ। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई है और काम कुछ भी नहीं किया सैलाब मुतासरीन के लिए। मैं इस बात का गवाह हूँ कि पंजाब में कोई काम नहीं हुआ। अगर किसी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए काम किया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। बलूचिस्तान में हुकूमत होती ही नहीं और सिंध के अंदर तो सूरत हाल आपके सामने है। और पंजाब ने भी परवेज़ इलाही साहब से जो उम्मीदें थी उन्होंने उस उम्मीद को तोड़ा है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज दोबारा कह रहा हूँ। और मुझे हमेशा से ये ख़तरा था और ये एक मुझे खदशा था कि जब भी कभी इमरान खान साहब को ज़रूरत पड़ेगी और परवेज़ इलाही साहब को चूज़ करना पड़ेगा कि उनको ताकतवर हल्के क्या कह रहे हैं और इमरान खान क्या कह रहे हैं, तो वो ताकतवर हल्कों की तरफ अपना झुकाव डाल सकते हैं। अभी भी ये खदशा मौजूद है। गो कि उन्होंने कहा है कि वो इमरान खान साहब का पूरा साथ देंगे और वो असम्बलियाँ उनके कहने पर तहलील कर देंगे। तो फिर इमरान खान साहब को फौरी तौर पर यह फ़ैसला कर लेना चाहिए कि इन असम्बलियों को तहलील करके दोबारा इंतखाबात के अंदर पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा को भेज दें। ऐसी सूरत हाल में जरदारी साहब के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। जरदारी साहब सिंध को नहीं छोड़ना चाहते। जरदारी साहब को यह पता है कि अगली वफाकी हुकूमत उनकी नहीं बन रही और जरदारी साहब ये भी जानते हैं कि या तो पीपल्स पार्टी सिंध में जीतेगी या फिर कहीं भी नहीं होगी। अगर वो सिंध में जीत जाती है पीपल्स पार्टी तो अगला वज़ीर आज़म या PMLN का मिल मिला के बन जाएगा या PTI जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी और उनकी अक्सरियत आ जाएगी और वो आराम से अकेले ही हुकूमत बना लेंगे। जरदारी साहब ये जानते हैं, वो सिर्फ सिंध में अपनी हुकूमत बचाना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पहले इलेक्शन हो जाते हैं और PTI यहाँ से फारिग हो जाती है इलेक्शन लड़ने के बाद, यहाँ हुकूमतें बना लेती है, तो जब सिंध में अलग से इलेक्शन होगा बलूचिस्तान के साथ तो इमरान खान साहब बलूचिस्तान नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब की पूरी तवज्जो सिंध में होगी और वो अपना पूरा लाओ लश्कर लेकर सिंध में उतरेंगे और सिंध के इलेक्शन के अंदर जोर लगाएंगे अपना पूरा। तो ये जरदारी साहब को सूट नहीं करता। फिर सिंध उनके हाथ से निकलने के खतरात पैदा हो जाएंगे। तो जरदारी साहब चाहेंगे कि चारों सूबों में इलेक्शन एक साथ हों ताकि सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवज्जो कम आए। सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब जोर लगाने आए तो उनका जोर कम लगे, उनकी तवज्जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में बटी रहे और सिंध में उनकी कम तवज्जो आए, शहरी इलाकों में आ जाए लेकिन देही सिंध के अंदर वो ना आ पाए। क्योंकि सैलाब के बाद सिंध में
زرداری صاحب کی سچویشن بہت پتلی ہے. تو یہ جناب اس صورتحال کو آپ رکھیں ذہن میں. اب یہ دیکھیں مونس علی نے اسٹیٹمنٹ کیا دیا ہے. مونس علی کا اسٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف تحریک عدم اعتماد کے وقت جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ عمران خان کے ساتھ جائیں. یہ مونس علی نے انکشاف کیا ہے مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے. اور یہ ایک طرح سے اختلافات ہیں, یعنی اس کو جیسے رپورٹ کیا جا رہا ہے اس کو اختلاف کے طور پہ رپورٹ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے. جیو تو اس کو ایسے ہی رپورٹ کر رہا ہے کیونکہ انہیں کہا گیا کہ ایسے رپورٹ کریں. لیکن ابھی بات میرے خیال میں اتنی آگے بڑھی نہیں ہے, لیکن بات کا آغاز ہو گیا ہے. عمران خان صاحب اگر یہاں سے نہیں سمجھیں گے تو آنے والے وقت میں یہ معاملہ مزید خراب ہو سکتا ہے. یعنی مسلم لیگ کاف کے رہنما اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز علی کے صاحبزادے مونس علی نے بھی پی ٹی آئی کی جانب سے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر تنقید کے معاملے پر کھل کر اختلاف کا اظہار کر دیا. مونس علی نے نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ جنرل باجوہ کے خلاف موجودہ مہم غلط ہے. جنرل باجوہ نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا, بلکہ انہوں نے تو تحریک عدم اعتماد کے وقت بھی مجھ سے کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ جائیں. انہوں نے کہا کہ اگر جنرل باجوہ عدم اعتماد کا حصہ ہوتے تو ہمیں کیوں اس طرف جانے کا کہتے. ایک بڑا عام سوال ہے. اور جنرل باجوہ نے پی ٹی آئی کے لیے سب کچھ کیا, اور جب وہ چلے گئے ہیں تو پی ٹی آئی والے ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, ان کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. جنرل باجوہ نے تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا تھا, یہ مونس علی صاحب نے کہا ہے. اور اس کے علاوہ مونس علی کا کہنا تھا کہ عدالتیں غیر جانبدار ہیں, پنجاب حکومت کے معاملات میں بھی اسٹیبلشمنٹ کوئی مداخلت نہیں کر رہی, نہ ہی عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار تھا. انہوں نے کہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے. ہم نے پی ٹی آئی سے یہ تک کہا کہ ایف آئی آر کاٹنے کے لیے کوئی بھی اپنا پولیس والا دے دیں, جو ایف آئی آر کاٹ لے, تو انہوں نے ایسا پولیس والا دیا ہی نہیں. اب ذرا غور کریں, جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ میرا سیاست میں کردار ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے فروری سے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے سیاست کے اندر آنا ہی نہیں ہے, میرا اس کے اندر کوئی رول ہی نہیں ہے. تو جنرل باجوہ نے جب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میرا سیاست میں رول نہیں ہے, تو جنرل باجوہ نے مونس علی کو کیوں کہا کہ تم جا کے عمران خان کا ساتھ دو؟ یہ تو سیاست میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے. تو وہ جو لوگ گھنگرو توڑ رہے تھے ناچ ناچ کے کہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سیاست میں کردار نہیں ہے اور فوج غیر سیاسی ہو گئی ہے, یہ ادارے کے اوپر ایک ایلیگیشن مونس علی کی جانب سے آیا ہے کہ فوج غیر سیاسی نہیں ہوئی, بلکہ جنرل باجوہ نے سیاست میں کردار ادا کرتے ہوئے مجھے مشورہ دیا کہ تم جاؤ اور جا کر عمران خان کا ساتھ دو. انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے دریاؤں کا رخ موڑ دیا اور انہوں نے پوری کوشش کی. ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مسلم لیگ کاف کو 2 حصوں میں بانٹنے کا ایک فارمولا تھا, اور اس میں یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے اقتدار میں رہے. شجاعت صاحب کا خاندان وفاقی حکومت میں چلا گیا اور پرویز علی صاحب کا خاندان جو ہے وہ پنجاب حکومت میں آ گیا. تو چودھریوں نے آپ کو پتا ہے کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا. اور پرویز علی صاحب کا خاندان پنجاب میں کس طرح حکومت میں آیا, کیونکہ حمزہ شہباز کی حکومت آ گئی تھی پہلے, اس پہ بہت زیادہ ری ایکشن تھا پاکستان کے اندر. اس ری ایکشن کی وجہ سے جب دوبارہ حکومت بنائی گئی تو پرویز علی صاحب کی بنائی گئی, اور پرویز علی صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اگر تو عمران خان صاحب نے پرویز علی سے اسمبلیاں تحلیل کروانی ہے تو یہ بہت مشکل کام ہوگا, بہت مشکل. یہ جو کہتے ہیں نا آدھے منٹ کے اندر ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے, یہ مصیبت بن جائے گی اور اس میں بہت ساری سیاست ہوگی. عمران خان صاحب کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ 10 سیٹیں جو ہیں پرویز علی صاحب کے پاس, یہ کتنی بڑی طاقت ثابت ہوں گی اور یہ کیا کریں گی. اور عمران خان صاحب نے کبھی کسی پارٹی کے بندے توڑنے کا سوچا بھی نہیں. اگر وہ چاہتے تو کچھ عرصہ پہلے پی ایم ایل این کے 10-15 بندوں کو کہتے آپ استعفیٰ دے دیں, دوبارہ الیکشن ہم آپ کو لڑوائیں گے, پھر آ جاتے اپنی سیٹیں لے لیتے اور یہاں سے اپنی تعداد کو اتنا کر دیتے کہ ان کی ایک انڈیپینڈنٹ حکومت بن جاتی, وہ اپنا وزیر اعلیٰ بنا سکتے. لیکن عمران خان صاحب اس طرح کی سیاست کر نہیں پائیں گے اور نہ وہ کریں گے. تو یہاں پہ چودھری برادران نے اپنے ہاتھ میں بہت ساری چیزوں کو رکھ لیا ہے, اور مونس علی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی ایف آئی آر اس لیے نہیں ہوئی کہ عمران خان نے ایس ایچ او نہیں دیا. اور دیکھیں وزیر اعلیٰ عمران خان کا, وزیر داخلہ عمران خان کا زور لگا لگا کے تھک گئے, روزانہ تھانے میں جاتے تھے. ایف آئی آر تو کوئی بھی درج کروا سکتا ہے. اب ایف آئی آر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ جن کے اوپر ایف آئی آر کروانا چاہ رہے ہیں وہ دباؤ ڈال رہے ہیں. تو دباؤ تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے ہی آ رہا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے, ان کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں آ رہا تھا, کوئی بھی اپنا پولیس والا دینے کا ہم نے کہا یہ ہمیں نہیں دے پائے. تو پورے پنجاب میں پرویز علی کو کوئی پولیس والا ہی نہیں ملا. پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب کے معاملات میں بھی اسٹیبلشمنٹ کوئی مداخلت نہیں کر رہی, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل غیر جانبدار ہے اور بالکل نیوٹرل ہو چکی ہے اور وہ کوئی سیاست میں کردار ادا نہیں کر رہی. یہ مونس علی صاحب کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ری ایکشن آئے گا, اور جب ان کا ری ایکشن آئے گا تو مونس علی میں اور تحریک انصاف کے اندر دوریاں پیدا ہوں گی. تو یہاں پہ ان کے پاس یہ وجہ پیدا ہو جائے گی کہ جی ہم پھر ادھر چلے جاتے ہیں نون لیگ کے ساتھ,
या हम जरदारी के पास चले जाते हैं, वो लोग इज़्ज़त तो करते हैं, आप लोग तो इज़्ज़त नहीं कर रहे, तो फिर असम्बलियाँ तहलील नहीं होगी। तो इमरान खान साहब के लिए ये इतना आसान नहीं रहेगा। मैं आपको एक मुस्तकबिल का मंजरनामा बता रहा हूँ और पहले दिन से आपको बता रहा हूँ कि सिचुएशन उतनी आसान इमरान खान साहब के लिए पंजाब में नहीं है। अगर उतनी आसान होती और चौधरी बरादरान ने उनका साथ देना होता तो वो पहले दिन ही साथ देते, और पहले दिन साथ देने के बाद वो इमरान खान साहब को कहते हैं कि आपके पास अक्सरियत है, 180 मेंबर आपके हैं, हमारे पास सिर्फ 10 मेंबर हैं, हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, आप जिसको चाहे वज़ीर आला पंजाब बना लें। और इमरान खान साहब अपना वज़ीर आला पंजाब दे देते, जिसको वो अब कहते तो वो असम्बलियाँ तहलील कर देता। लेकिन उन्होंने 10 सीटों के साथ अपना वज़ीर आला लिया। ये घाटे का नहीं, ये फ़ायदे का सौदा था जो मोहन सलाई साहब और उनके वालिद ने किया था। तो बहुत सारे लोगों को ये उम्मीदें थी कि एक इनकलाबी बन गए हैं, तो वो ऐसा नहीं है, सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी सब लोग सोच रहे हैं। तो अब इसमें एक बात सिंपल है, इमरान खान साहब के लिए मुश्किल है असम्बलियाँ तहलील करना, और अगर ये फैसला करना है जितना जल्दी करेंगे उतनी जल्दी इसमें से निकल जाएंगे, वरना ये वाला मामला किसी एक ऐसी सूरत या किसी एक ऐसे रुख में बैठ जाएगा या बिठा दिया जाएगा कि जिसके बाद इमरान खान साहब के हाथ से पंजाब निकल जाएगा और फिर वो बारगेनिंग की पोजीशन में भी नहीं रहेंगे, और फिर उनको इंतज़ार करना पड़ेगा कि बजट पेश करे पंजाब में पंजाब हुकूमत जिसकी भी हो, और वफाक में वफाकी हुकूमत, और उसके बाद जब टाइम पूरा हो जाए तो फिर वो इलेक्शन में जाएं। लेकिन वो तब भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। PMLN का इरादा ये है कि एक आईनी कोई तरीकाकार निकाल कर मज़ीद तोसी ले ली जाए इस असम्बली के अंदर जब मुद्दत ख़त्म हो रही हो तो, और उसमें फिर और टाइम गुजारा जाए, नवाज शरीफ साहब के केसेस तमाम ख़त्म किए जाएं, उनको इज्जत के साथ पाकिस्तान में लाया जाए, इमरान खान साहब की गुड्डी थोड़ी नीचे उतर जाए, नवाज शरीफ साहब की गुड्डी थोड़ी ऊपर चढ़ जाए, और एक प्रॉपर फील्ड बना के इमरान खान साहब को नाअहल करने के बाद ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ इलेक्शन में जाएं। ये है उनका एक तरीकाकार। इमरान खान साहब ने अगर इसमें ताख़ीर की या देर की, या वो चौधरी फैमिली को कायल ना कर पाए और उनसे असम्बलियाँ तहलील ना करवा पाए, तो ये सिचुएशन इमरान खान साहब के हाथ से निकल जाएगी। अब मैं आपको एक खबर देने जा रहा हूँ, और ये मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये खबर हमारे पास आज से कुछ 3-4 दिन पहले आ गई थी। हम इसको कंफर्म करना चाह रहे थे, और जियो टीवी के एक प्रोग्राम में हामिद मीर ने इसको कंफर्म कर दिया एक तरह से। कैसे? हामिद मीर ने राणा सनाउल्लाह से एक सवाल पूछा, और सवाल ये पूछा कि अरशद शरीफ के कमरे की तलाशी हुई है, वहाँ से कोई चीज़ें मिली हैं ऐसी? ये सवाल फीडेड सवाल था, ये कहा गया था कि ये सवाल पूछना है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से थी कि गेम तैयार क्या किया गया है। तो जानबूझकर ये सवाल पूछवाया गया कि अरशद शरीफ के, ये नहीं पूछा गया कि दुबई में क्या हुआ, ये नहीं पूछा गया कि मुद्दई कौन थे, ये नहीं पूछा गया कि निकलवाया किसने, यानी हजारों सवालात छोड़कर वो एक सवाल पूछा गया कि अरशद शरीफ के कमरे से क्या मिला, ये पता करें आप। तो उसमें राणा सनाउल्लाह ने कहा जी कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिनसे पता चलता है कि कातिल वहीं पे हैं दोनों, और वही हो सकते हैं। ये राणा सनाउल्लाह का जवाब था। ये एक सवाल और जवाब दोनों तय थे, और एक नया गंदा खेल खेला जा रहा है जिसमें यह साबित करने की कोशिश की जाएगी कि अरशद शरीफ की करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि शहीद अरशद शरीफ, जिनसे पूरा मुल्क प्यार करता है, जिनके लिए लाखों लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख रहे हैं और लगातार लिख रहे हैं, और वो खतूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, उसको मुतनाज़ बनाने की और उसकी तौहीन करने की, उसकी करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की जाएगी कि ये एक वजह थी, ये चीज़ें वहाँ से मिली हैं, इस वजह से वहाँ पे इश्तिहाल में आके तो उन लोगों ने ये कार्रवाई करवाई है, और फिर अरशद शरीफ को यूं कत्ल किया गया है। तो ये एक पुराना वतीरा है, पुराना तरीक़ाकार है। यानी जिस भी सहाफ़ी को फेंटा लगाया जाता था, ये कहा जाता था कि लड़की के भाइयों ने मारा है। याद है ना आपको? ये बड़ा पुराना एक चल रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत आता था, लड़की के भाइयों ने मारा है, जब भी कोई मारता था और किसी को भी मारता था। तो ये उसी तरह का एक दाव खेलने की कोशिश करेंगे। हमारे शहीद की बॉडी के साथ पहले भी मजाक किया गया है, और पहले भी उससे खेलने की कोशिश की गई है। दोबारा करैक्टर असैसिनेशन करने की प्लानिंग की जा रही है। इसकी हम इजाज़त नहीं देंगे, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, और फिर हम नाम लेकर आएंगे सामने जिन लोगों से अरशद शरीफ शहीद को ख़तरा था। तो ये गंदा खेल जो भी शुरू करेगा, मैं आज वार्न कर रहा हूं कि इसको शुरू आप करेंगे, हमें फिर इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। फिर हम आपको पेशगी मादरत कर लेते हैं कि आपको तकलीफ होगी जब आप ये करेंगे। तो अब इसके बाद और ये मजबूर किया जा रहा है, बाकायदा बनाकर पूरा प्लान दिया गया है जिन लोगों के जरिए ये निकलवाया जाएगा। अब आ जाएं, अब फैक्ट्स के साथ जाएं, हमें बताएं कि किन हालात में अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, किन लोगों की वजह से छोड़ना पड़ा।
हमें बताएं यूएई से क्यों निकलना पड़ा, उनकी अथॉरिटीज़ ने क्यों कहा कि यूएई को छोड़ दो। ये सारे फैक्ट्स हमारे सामने लेकर आए, मुद्दइयों को लाएं, पूछें उनसे कि उन्होंने क्यों पर्चे करवाए अरशद शरीफ पर, उनकी क्या दुश्मनी थी अरशद शरीफ से कि बागी और उसको जो है गद्दार डिक्लेयर कर दिया। अब उन सारे मुद्दइयों को तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि तैयार किया जाए, उन्हें एक भी पेश नहीं हुआ अभी तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन भी एहतजाज कर रही हैं आज़म सवाती के लिए, उसके लिए भी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त एक लो लेवल की सियासत चल रही है पाकिस्तान में, इस पर किसी और वीलॉग में बात करूंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।